बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा, कंसाइनमेंट में हम चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़ रही है। स्टॉक की वैल्यूएशन हमें करनी है और ये हिस्सा भी बोर्ड का बहुत अहम हिस्सा है। सवाल ज़रूर आता है, इस पर शॉर्ट भी बहुत से आते हैं, कैलकुलेशन भी आ जाती हैं, तो आपने इसको बहुत ध्यान से सोचना और समझना है। अब स्टॉक क्या था, पार्ट 1 से आप जानते हैं। स्टॉक किसे कहते हैं, पहले तो हम इसको सोच लेते हैं ना। द गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, द गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड। मैं सिंपल स्टॉक की बात कर रहा हूं। मैंने अभी अपने इस टॉपिक से कोई बात नहीं की आपसे। ऐसी चीजें जो पड़ी हुई हैं, बहुत आसान सी छोटी सी किताबों में जो लिखी होती है, जैसी भी है, बस फिलहाल छोटी सी डेफिनेशन है ये। अब इफ द स्टॉक विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारा जो मसला है वो क्लोजिंग स्टॉक का है। पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट में आपने स्टॉक से मुतल्लिका कुछ चीजें पढ़ी थी, मैं आपको सिर्फ उसको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं। पहले था जी, हम एक तो है स्टॉक की, वहां जो हमने पढ़ा था उसकी हमने एक वैल्यूएशन की थी। उसमें कुछ मेथड थे, लाइफो, फाइफो, एवरेज। ये पार्ट 1 के फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है। इनसे हमने उसकी वैल्यूएशन की थी। फिर वहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट मिला था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिविज्म, यानी कि पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जो कहते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस हो, विच एवर इज लेस। आप में से अगर किसी को याद हो, जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, हम ऑनलाइन आपसे जब टेस्ट ले रहे थे, तो वहां भी एक फाइनल अकाउंट में सवाल आया था जिसमें स्टॉक में दो वैल्यू दी हुई थी, एक थी कॉस्ट वैल्यू और एक थी मार्केट वैल्यू। एंड रूल इज व्हाट, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, यानी कि वो लेते हैं जो कम है। अब इसके पीछे अलग बैकग्राउंड्स हैं, पूरे 1-2 लेक्चर चाहिए ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताना मकसूद था कि एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिविज्म, उसके तहत हम ये काम करते हैं। अब आगे क्या चलता, इसमें अगली बात क्या आ रही है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है कंसाइनमेंट। तो मैंने यहां पे जहां से शुरू करूंगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। द गुड्स, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है, गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, लेकिन किसके पास है, विद द कंसाइनी। कब, एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। एट द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर चीजें कंसाइनी के बाद पड़ी हुई हैं। बेटा, कंसाइनी सारी चीजें मुझे वापस नहीं भिजवाएगा, मैं उसे वापस नहीं भिजवाऊंगा दोबारा बेचने के लिए, वो अपने पास रखेगा, हमें सिर्फ रिपोर्ट दे देगा, हमें वो इन्फॉर्म करेगा थ्रू अकाउंट सेल। मिसाल के तौर पर मैंने उसे 500 यूनिट भिजवाए, वो उन्हें उसमें से 400 सेल कर सका है, तो 100 यूनिट उसके पास हैं। अब ये तो हो गया स्टॉक। रिमेंबर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टॉक। अब इसकी वैल्यूएशन समथिंग एल्स। वैल्यूएशन में क्या करेंगे, व्हेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर प्रोपोर्शनेटली, उसी तनासब से, एडेड इन द वैल्यू ऑफ, एडेड इन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, एडेड इन द वैल्यू ऑफ unsold goods is called valuation of stock। ये दो अलग चीजें हैं। हमेशा बोर्ड में डेफिनेशन दोनों की आती है। पहले एक पूछा जाती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, एक पूछा जाता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो दोनों की डेफिनेशन अलग है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, द गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। एंड द वैल्यूएशन इज व्हाट, व्हेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर प्रोपोर्शनेटली एडेड टू द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। मैं आपको मिसाल देता हूं। आपके पास चीजें थी, आसान सी मिसाल ले रहे हैं, वो थी 50,000 रुपए की। उस पे जो अखराजात आए, उनको भिजवाने में, कंसाइनी की जगह तक पहुंचाने में, उसकी प्लेस तक जहां पे वो सेल करेगा, सेल से पहले जो अखराजात आए बेटा, वो आए 20,000। 50 की चीजें थी, 20,000 के उस पे अखराजात आ गए, चीजों की जो मालियत या कॉस्ट बन गई वो बनी 70,000। अब देखें, अगर मैं 25,000 की चीजें बेचता हूं तो मेरे एक्सपेंस भी आधे हो जाएंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। भाई, जो बिक गए उनके एक्सपेंस अलग कर दें, जो चीजें नहीं बिकी उसके एक्सपेंस अभी उसमें ना शो करें। भाई देखना, ये अनजस्टिफाइड होगा। बिकी मेरे पास सिर्फ 25,000 वैल्यू की चीजें और मैं उसमें एक्सपेंस शो कर रहा हूं अपने पूरे 50,000 की, तो गलत हो जाएगा।
मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें मना करता है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, जितनी मालिक चीजें बेची उतनों के एक्सपेंस को मैच करें, उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से एक्सपेंस को मैच करें। तो क्या बना, 25,000 की चीजें हुई, मैंने चीजों को आधा किया, चीजें 50,000 की थी, अब कॉस्ट थी 20,000 को मैंने आधा किया, 10 बने, तो इसका मतलब है जो चीजें बिकी उनकी जो कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, 35,000। तो स्टॉक भी कितना पड़ा होगा हमारे पास, 35,000। वैसे ओवरऑल देखें, अगर आप ओवरऑल जाके देखते हैं 70,000 की चीजें थी, आधी बिक गई, तो आधी की कॉस्ट कितनी है, 35,000, और कितनी की चीजें पड़ी हुई हैं, 35,000। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मैंने क्या किया, मैंने वो अखराजात जो उन चीजों पे आए थे उसको उसी तनासुब से, आधी बिकी तो आधे ऐड कर दिए, अगर वो उससे किसी और प्रोपोर्शन में बिकती तो उतनी प्रोपोर्शन से वो अखराजात उनकी वैल्यू में ऐड कर देता। ये जो आगे जाके हम इस पे बाकायदा देखेंगे, न्यूमेरिक्स देखेंगे, फिर सवाल में करेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब जरा थोड़ा सा इसको व्यू कर लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के देख लेते हैं जो आपने मेमोराइज करनी है, जिनको आपने अच्छी तरह याद करना है एग्जामिनेशन के लिए। वो क्या चीजें, बेटा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है, द गुड्स व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर विद द कंसाइनी। ये किसकी डेफिनेशन आ गई, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की डेफिनेशन आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया, कोई हो सकता है आपसे पूछ ले कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिविज्म क्या होता है, या कोई ये कह सकता है अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दी हो तो इसमें से कौन सी वैल्यू है जो आप लेके जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या कंसाइनमेंट में, विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। इसके बाद एक चीज मैंने अभी पढ़ी थी आपके सामने, वो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। When direct expenses are proportionately added to the value of unsold goods is called valuation of unsold stock। देखिए अनसोल्ड स्टॉक में आपने वैल्यूएशन करके दिखानी है कि उसमें कितने पैसे हम ऐड करें। अगर आप 50,000 की चीजों में से 25,000 चीजें बेच देते हैं, 25,000 की पड़ी हुई हैं और आप उसमें एक्सपेंस ऐड नहीं करते तो बेटा वो गलत होगा, उसके हिस्से के एक्सपेंस अलग करने पड़ेंगे। अब यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ये एक टर्म है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी और रेफरेंस से पढ़ चुके हैं, सेंस वैसी ही है, थोड़ा सा जरा इसे हम अमेंड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू द सेलेबल कंडीशन, एक तो सेलेबल कंडीशन में, एंड ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर सेंडिंग द गुड्स अप टू द कंसाइनीज प्लेस। भाई उसे सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए और कंसाइनी की जगह तक पहुंचाने के लिए जितने भी अखराजात हमें करने पड़े वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। इट इंक्लूड्स कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस, ये है मेन चीज, इससे आप काफी चीजें मेमोराइज रख सकते हैं। कंसाइनर्स ऑल एक्सपेंसेस एंड कंसाइनिंग एक्सपेंसेस बिफोर गो डाउन। बेटा गो डाउन से पहले का मतलब क्या होता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप चीजें लेके गए, आपने यहां से लोडिंग करवाई, तो कंसाइनिंग क्या करेगा, अनलोड करेगा। आप इंश्योरेंस इन ट्रांसफर दे रहे हैं, वो अनलोडिंग की कस्टम ड्यूटीज या क्लियरिंग देगा। उसके बाद बात आती है स्टोरेज की, जैसे ही आप स्टोर कर देते हैं तो चीज कहां चलेगी, गोडाउन में। एंड गोडाउन का मकसद जो है यहां पर, अगर आपको पार्ट 1 में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पता हो, मावीन तिजारत का पता हो, तो जब कोई एजेंट चीजें अपने गोडाउन में रखता है उसका पर्पस क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वो सेल करेगा, इसलिए वहां से आपके सेलिंग एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो बिफोर गोडाउन यहां लिख दिया गया। इसके सारे अखराजात, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, इस पे जितने भी अखराजात नजर आएंगे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कंसाइनर क्या, वो सारे उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। यहां पे जरा सोचना पड़ता है कि यार कौन से हैं कौन से नहीं है। इस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, आपको टेंशन नहीं होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सारे। इसलिए एक दफा आपसे बात हुई थी कंसाइनमेंट अकाउंट में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कंसाइनर के तो तमाम, कंसाइनी के बिफोर गो डाउन। और इसी तरह बात हुई थी कि अगर डायरेक्ट की बात हो रही है तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी जनरेट होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस पे होते हैं, ऑन सेल्स होते हैं। ले जी, अभी तक स्टॉक की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिविज्म, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, वहां पर हम कुछ डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, उन लिस्ट को अगर आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, पेपर उसी में से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब अगले बोर्ड पे जाते हैं और उसको पढ़ के समझते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब बेटा ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है आपके पास। इसमें फ्रेट है, कैरेज है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये बहुत जरूरी है। यहां दो मिलेंगे आपको इंश्योरेंस, एक सिंपल इंश्योरेंस होगी, एक ट्रांजिट होगी। अगर किसी एक्सपेंस से इंडिकेट नहीं हो रहा वो कब का है या किस पे हुआ है तो आप उसे इनडायरेक्ट में ले सकते हैं।
लाइक दिस, इंश्योरेंस पता नहीं किसकी है, अब कहता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रास्ते की है, इंश्योरेंस गुड्स परचेज पे की उसकी है, तो फिर आप उसे डायरेक्ट लेंगे। कार्टेज है, फॉरवर्डिंग एजेंट है, फॉरवर्डिंग एजेंट के एक्सपेंसेस हैं, ऑक्ट्राइड ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं आपके पास। ये मैंने मिक्स बता दिया ना, इसमें कुछ कंसाइनर के भी शामिल हैं, कुछ कंसाइनी के भी शामिल हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस की बात हो रही है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस हैं एंड क्लियरिंग चार्जेस हैं। जाहिर है कंसाइनी जब चीजें क्लियर करवाएगा तो क्लियरिंग चार्जेस पे करेगा। तो ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कंसाइनर के तमाम है और कंसाइनी के बिफोर गोडाउन है। इसके बाद हम चले जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द सेल ऑफ द गुड्स बाय द कंसाइनी, दे आर कॉल्ड, दे आर रेकरिंग बाय नेचर है और इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया दे आर रेकरिंग बाय नेचर, इसका मतलब है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दे आर नॉन रेकरिंग बाय नेचर। रेकरिंग मीन बार बार होना, टू हैपन अगेन एंड अगेन। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल में गोडाउन रेंट है, वेयर हाउस रेंट है। गोडाउन वेयर हाउस मैंने इसे बता दिया, बाद दफा वो गोडाउन बोलता है क्वेश्चन में दे देता है, बाद दफा वो क्वेश्चन में वेयर हाउस देता है, बात एक ही है। उसकी इंश्योरेंस है, सेल्स एक्सपेंसेस हैं, कमीशन ऑन सेल्स है, सेल्समैन सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है। गोया कि वो तमाम अखराजात जो आपको सेल करने पे आ रहे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होंगे और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं ये आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स में, उसकी वैल्यूएशन में ऐड नहीं होंगे, नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आपके अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड नहीं होंगे। अब एक जरा सा समरी बनाएं, फिर इस पर दोबारा इसको व्यू करते हैं। भाई स्टॉक पढ़ा, कंजर्वेटिविज्म पढ़ा, वैल्यूएशन स्टॉक के बारे में पढ़ा, उस पर हमें डायरेक्ट एक्सपेंस मिले। जाहिर है जब डायरेक्ट एक्सपेंस थे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी मिले। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ साथ आपने उसकी एग्जांपल्स देख ली, डायरेक्ट की भी देख ली और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की भी देख ली। बेटा एग्जामिनेशन प्रॉब्लम हमारे सामने किस तरह का आता है। अब सवाल आपको कंसाइनमेंट में दो ही तरह के मिलेंगे, बड़ा सीधी सी बात है, ये बहुत सीधी सी बात है। एक मिलेगा यूनिट्स में, एक मिलेगा वैल्यू में। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यह कह दूं कि आपके पास 500 यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 16 ईच, तो इसकी जो कॉस्ट बनेगी दैट इज 8000। यहां पे अच्छी तरह गौर करें, यहां यूनिट्स मेंशन होंगे, कोई रेट भी मेंशन होगा, ऐसा भी दे सकता है यूनिट्स मेंशन दे, टोटल कॉस्ट दे दे, तब भी ऐसे ही हो सकता है, रेट निकाल सकते हैं उसका। लेकिन जब वैल्यू में बात करेगा तो यहां ये दे देगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स 8000, या यूनिट मेंशन नहीं करेगा। यहां पर हमें देखना क्या है, हमें चीजें क्या चाहिए। जब स्टॉक की बात करेगा तो वो यहां पर बड़ी आसानी से एक चीज का इस्तेमाल कर सकता है कि जी इसमें से उसने 400 यूनिट्स सेल कर दी, इसका मतलब है 100 यूनिट्स स्टॉक में है। लेकिन जब वहां वो बात करेगा तो यहां पे वो कहेगा जी 80% सेल हो गए, ठीक है, 80% सेल हो गए और बाकी 20% अनसोल्ड है या स्टॉक में पड़े हुए। 20% मीन 1/5 हो गया और ये आ गया 4/5। तो यहां पर सवाल में आपने ख्याल रखना है, जब ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आएगा तो या तो वो आपको फ्रैक्शन देगा या परसेंटेज देगा, या फ्रैक्शन देगा या परसेंटेज देगा। फ्रैक्शन जिसे हम बटा बोलते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, या फिर क्या देगा बेटा, परसेंटेज देगा। इसमें नॉर्मली यूनिट्स बता देता है, चाहे तो यहां भी परसेंटेज दे सकता है, यहां पर भी परसेंटेज में वो बात कर सकता है। लेकिन हमें नजर आ रहा होगा कि यहां पर हमें पता है कितने यूनिट्स बिक गए और कितने यूनिट्स नहीं बिक सके, तो हमें उसकी क्या करनी होती है, उसकी वैल्यूएशन करनी होती है। अब आप दोबारा से इसको जरा देख लें। एग्जामिनेशन प्रॉब्लम हमारे पास दो तरीके के बेटा, दो नौइयत के सवाल आपके सामने आएंगे, एक में यूनिट्स मेंशन होंगे, एक में वैल्यू होगी। अब बच्चा क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होता कि ये सवाल किस तरह पूछ लिया गया है, तो जब वो सवाल को परफॉर्म करने जाता है तो उससे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मतलब जेन में यूनिट भी चल रहा होता है तो जेन में वैल्यू भी चल रही होती है, वो कहीं यूनिट लिख देता है, कहीं वैल्यू लिख देता है, और मेन मसला कहां पे आता है, जब उसको हल करने लगता है।
तो हमने कुछ ऐसी चीजें आपको आसान करके सिखा देंगे, अगर आप उस पर थोड़ा गौर करें, उन एग्जांपल्स को समझ जाएं तो बेटा आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात पहला स्टेप आपके समझने के लिए ये है कि असाइनमेंट में जितने भी सवाल दिए जाएंगे वो कितने फॉर्म में होंगे, दो, या यूनिट में होगा या वैल्यू में होगा। यूनिट में होगा तो आपको पता होगा कि आपने कितने यूनिट सेल किए, कितने यूनिट बचे हुए हैं। जब वैल्यू में देगा तो या तो आपको परसेंटेज से बताएगा या फिर आपको फ्रैक्शन से बताएगा, परसेंटेज से बताएगा या फिर फ्रैक्शन से बताएगा। अगर वो कहता है इतने यूनिट सेल हो गए, अंडरस्टूड है, बाकी अनसोल्ड है, बाकी अनसोल्ड है। वो कहता है 80% बिक गए, तो आपको पता है बाकी कितना बचेगा पोर्शन, 20% बचेगा। अब बेटा इस पे हमने एक एग्जांपल बनाई हुई है जिससे हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और इस सवाल को, यानी कि इस सवाल के इस हिस्से को सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यूएशन स्टॉक कैसे की जाती है। नहीं जी, मैंने एक छोटा सा सवाल है बनाया है, कैलकुलेशन या कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब सवाल ध्यान से सुनना है और जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करूं उस पर ध्यान देना है आपने। सबसे पहले बेटा सलमान एंड सन्स, ये कौन है, ये कंसाइनर है, ऑफ लाहौर कंसाइंड, पता चल गया जी कंसाइनर है। ये देखें सवाल किस में आया, सवाल यूनिट में आया। किसको भिजवा रहा है, रमजान, कंसाइनी हो गया। नैरोबी का रहने वाला है। द कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स, इनकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 8000। अब ये एक्सपेंसेस की इंडिकेशन आ गई। अब बेटा ये एक्सपेंसेस किसके हैं, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि सलमान कौन है, कंसाइनर है। तो मैंने अभी पीछे बोर्ड पे बताया था कि कंसाइनर एक्सपेंसेस ऑल, तमाम एक्सपेंसेस हम उसे ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ ये टेंशन नहीं है पढ़ने की या देखने की, आपको ये पता होना चाहिए इसके एक्सपेंसेस हैं कितने, बस। इसने कैरिज पे किया जी 2400 का, मैरीन इंश्योरेंस, और ये जो समुद्री सफर होता है उसको मैरीन इंश्योरेंस बोलते हैं, और फ्रेट ने पे किया 2040 का, यानी कि इसके सिर्फ ये दो अखराजात हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द रमजान, कंसाइनी के एक्सपेंस, अनलोडिंग की, इंपोर्ट ड्यूटी पे की, लेकिन ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। यहां सवाल में बताया गया कंसाइनी सोल्ड 400 यूनिट्स, ये मैंने बेटा बता भी दिया कि ये 400 यूनिट्स हैं, 80% हैं। आप चेक कर सकते हैं कि 400 सेल किए आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देन इट्स बिकम 80%, अगर आप चेक करना चाहें। लेकिन मैंने आपको पहले बोर्ड पे बताया कि आपको सवाल में परसेंटेज ज्यादातर दी जाएगी वैल्यू वाले क्वेश्चंस में, यहां पे यूनिट दिए जाते हैं। अब हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोपोर्शनेटली एडेड, तो हम इसे प्रोपोर्शनेटली भी ऐड कर सकते हैं। हम एक और मेथड पे जा रहे हैं जो सिंपल है, सिंपल मेथड है, और इसको मैं एक ही तरह इस्तेमाल करूंगा, चाहे क्वेश्चन यूनिट में आ जाए चाहे क्वेश्चन वैल्यू में आ जाए, और फिर कभी जाके मैं आपको प्रोपोर्शनेटली भी बता दूंगा कैसे करते हैं, तो जो आपको फिर बाद में आसान लगे। अभी देखें तरीकेकार, आप हेडिंग देंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमने एक छोटा सा टेबल बना लिया, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जो चीजें भेजी गई उनकी कॉस्ट कितनी है बेटा, ये लिखी हुई है, ये आपको रट गई होगी जब से आप सवाल कर रहे हैं। सलमान एक्सपेंसेस देखें दो ही थे, ये वाला और ये वाला, ऐड करके इधर। रमजान एक्सपेंसेस बिफोर गोडाउन, गोदाम से पहले वाले दो ही थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक हेडिंग लिखी है बेटा टोटल कॉस्ट, मैंने इन तीनों को सम किया, तीनों फिगर्स को मैंने ऐड किया, मेरे पास को क्या आई, टोटल कॉस्ट आई। अब जो चीज आपको मेमोराइज करने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है जो आप मेमोराइज करेंगे। यूनिट्स हैं आपके पास, सवाल यूनिट्स में है, इसलिए आप यूनिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड क्वांटिटी या अनसोल्ड यूनिट्स, अनसोल्ड क्वांटिटी या अनसोल्ड यूनिट्स। अब देखें जो फिगर्स आपको ढूंढनी है वो मेन है। टोटल कॉस्ट ये लिखी है और ये इसका कलर है, ये मैंने अमाउंट ये लिख दी। टोटल क्वांटिटी सेंड, यानी कि जब आपने चीजें भिजवाई थी तो आपने कितनी भिजवाई थी, आपने 500 यूनिट भिजवाए थे, तो 500 यूनिट्स, उनके सवाल यूनिट में है, मैं इसे यूनिट से डिवाइड करूंगा। लिखा हुआ टोटल क्वांटिटी सेंड, क्वांटिटी मीन काउंटेबल थिंग्स, तो इसे आप यूनिट बोलेंगे। इसके बाद अनसोल्ड यूनिट्स,
अगर मैंने 500 में से 400 बेच दिए, दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड, मेरे पास कितने यूनिट बचे 100, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 100 से, एंड आई हैव, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देयर इज ए कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स, जिसे स्टॉक बोलेंगे 2608. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स. ये मैंने आपको यूनिट मेथड से करा दिया, ये मैंने आपको एक ऐसी तरकीब से कराया इसमें आप फार्मूला लगाया, इसमें मैंने कहीं प्रोपोर्शनली एक्सपेंसेस को ऐड लेस नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, तो मैंने एक सीधा तरीका इस्तेमाल किया. मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, जाहिर है जब 2-3 ऑप्शन आपके पास होंगी तब आप इसको बहुत इजीली परफॉर्म कर सकेंगे. तो बेटा ये आपके पास एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आज के टॉपिक में हमने जो चीज सीखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बार बार देखें, करें, प्रैक्टिस करें. ये है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पर. अब मैंने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में बताया हमारे पास जो प्रॉब्लम, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम आएंगी वो दो हैं, या तो सवाल यूनिट में आएगा या सवाल वैल्यू में आएगा. अगर सवाल यूनिट में आता है तो फिर ये प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे. अगर सवाल वैल्यू में आएगा तो मैं सिर्फ इस हिस्से में जाके चेंज करूंगा, जस्ट दिस एरिया विल बी चेंज. यहां पे मैं इस फॉर्मूले में चेंज करूंगा, यहां पे एक दो चीजें और बदलेंगे, बट यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा. अब यहां तक, आज तक के लिए बेटा इजाजत दीजिएगा. अगले लेक्चर में भरपूर तैयारी से आएगा, ये चीज याद हो क्योंकि मैंने अगले लेक्चर में जो सवाल करवाना है वो इसी से रेलेवेंट है. उसमें मैं कोशिश करूंगा अगर यहां यूनिट है तो मैं वहां वैल्यू में सवाल करवा दूं. इससे पहले हमने कोई सवाल लॉस का भी नहीं किया, मैं कोशिश करूंगा उसमें आपको एक लॉस वाला सवाल भी करा दूं कि आपको लॉस कैसे लिखना है या कहां लिखते हैं, कैसे लिखते हैं. तो बेटा तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत से पढ़िएगा. अल्लाह हाफिज.